हाय गाइस। तो चलिए पावर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे थ्री फेज लाइन है और उसके जो कंडक्टर्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड किए गए हैं, मतलब हर कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच की जो दूरी है वो बराबर है, तब इस केस में हमें इंडक्टेंस कितना मिलेगा। तो तीन कंडक्टर्स हमने मान लिए, हर कंडक्टर एक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीन कंडक्टर्स हमारे पास हैं और तीनों इक्वली स्पेस्ड हैं। मतलब अगर हम इसे मान लें कंडक्टर ए, तो ये हो जाएगा कंडक्टर बी, ये हो जाएगा कंडक्टर सी, और सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है डी डी डी। तो अगर हम हर कंडक्टर का इंडक्टेंस निकालें तो कैसे निकलेगा। कंडक्टर ए के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा फ्लक्स लिंकेज। सो साई ए क्या हो जाएगा, हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। साई ए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन। सबसे पहले इसका खुद से जो डिस्टेंस है वो 1/r डैश। आर डैश क्या होता है याद रखिएगा, आर डैश होता है 0.7788 इंटू आर, इसे याद रखिएगा। अब मान लीजिए कंडक्टर ए से जो करंट है वो आई ए है, कंडक्टर सी से जो करंट है वो आई सी है, कंडक्टर बी से जो करंट है वो आई बी है। और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो सिस्टम है हमारा वो बैलेंस है। तो बैलेंस सिस्टम की कंडीशन क्या होती है, फॉर बैलेंस सिस्टम कंडीशन क्या होती है, तीनों करंट का जो सम है वो जीरो होता है। सो आई ए आई बी आई सी इज इक्वल टू जीरो। चलिए साई ए क्या हो जाएगा, दैट इज फ्लक्स लिंकेज बिकॉज ऑफ कंडक्टर ए, टोटल फ्लक्स लिंकेज। तो म्यू नॉट ये हो जाएगा आई बी अपॉन 2 पाई एल एन। आई ए से सॉरी कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा 1/d प्लस कंडक्टर सी के लिए लिख लेते हैं म्यू नॉट आई सी अपॉन 2 पाई एल एन 1/d। तो साई ए कितना हो जाएगा, साई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन 1/r डैश प्लस यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन 1/d ले लेते हैं हम कॉमन, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आई बी सॉरी आई बी प्लस आई सी, यही मिल जाएगा। अब बैलेंस सिस्टम के लिए मैंने आपको जो कंडीशन है वो क्या बताई थी, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अगर हम आई बी प्लस आई सी की वैल्यू निकालें तो कितना मिल जाएगा हमें, माइनस आई ए। तो आई बी प्लस आई सी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, माइनस आई ए। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, साई ए क्या हो जाएगा, दैट इज फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू कंडक्टर ए। सो म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन 1/r डैश प्लस, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं क्योंकि हमारा आई बी प्लस आई सी क्या आ रहा है, माइनस आई ए। सो माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए एल एन 1/d। ये क्लियर हुआ। अब लॉग की प्रॉपर्टी से साई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल रहा है ब्रैकेट में, एल एन 1/r डैश माइनस एल एन 1/d। लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, साई ए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन डी बाई आर डैश। तो अब यहां से इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ कंडक्टर ए हम निकाल सकते हैं। इंडक्टेंस क्या होता है,
फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट। तो यहां से हमें एल ए मिल जाएगा, दैट इज इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ कंडक्टर ए। तो एल ए, इस इक्वेशन फर्स्ट को आई ए से डिवाइड कर दीजिए, तो आई ए हट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन डी बाई आर डैश। तो ये हमें यहां से मिल गया इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ कंडक्टर ए। आप याद करिए, हमने एक कंडक्टर की वजह से इंडक्टेंस निकाला हुआ है। तो अब यहां से चेक करिए, सारा कंडक्टर्स मान लेते हैं, कंडक्टर ए बी एंड सी का जो रेडियस है वो सेम है, दैट इज आर। और एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर है। तो अगर हम कंडक्टर बी और कंडक्टर सी का इंडक्टेंस निकालते हैं तो वो भी क्या आएगा, बराबर। मतलब एल ए इज इक्वल टू एल बी इज इक्वल टू एल सी, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, अभी तक जो हमने इंडक्टेंस निकाला है वो इक्वल स्पेसिंग के लिए था। जब हमने कंडक्टर्स को इक्वली प्लेस किया है, मतलब सभी कंडक्टर के बीच की जो दूरी है वो डी है, डी है और डी है, तो अगर हम इनके बीच की दूरी को चेंज कर दें अगर, तो क्या हमें सेम इंडक्टेंस मिलेगा? चलिए देखते हैं। सो जो केस 2 है इसे लिख लीजिएगा केस 1। अब हम चलते हैं केस 2 पे। केस 2, इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेज लाइन inductance of three phase line with unsymmetrical spacing, with unsymmetrical spacing। पहले हर कंडक्टर के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, d, कैपिटल डी। अब हम मान लेते हैं हमारे पास 3 कंडक्टर्स हैं और तीनों अलग अलग दूरी पे रखे गए हैं। ये है कंडक्टर ए, ये है कंडक्टर बी, ये है कंडक्टर सी। कंडक्टर ए और बी के बीच की जो दूरी है मान लेते हैं है d1। कंडक्टर सी और बी की जो दूरी है वो है d2, और ए और सी की जो दूरी है वो है d3। पहले क्या था, d, d और d। अब हमने डिस्टेंस को बदल दिया, मतलब तीनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो फॉर बैलेंस कंडीशन मान लेते हैं हमारा जो सिस्टम है वो बैलेंस है। फॉर बैलेंस्ड सिस्टम कंडीशन क्या होती है, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी बराबर 0। तीनों करंट्स का जो सम है वो 0 होता है फॉर बैलेंस्ड सिस्टम। तो चलिए हम फ्लक्स लिंकेज बिकॉज ऑफ कंडक्टर ए निकालते हैं। तो फ्लक्स लिंकेज बिकॉज ऑफ कंडक्टर ए क्या हो जाएगा, साई ए। तो साई ए क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए एल एन, खुद की डिस्टेंस 1 बाई आर डैश, प्लस म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन, कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की जो दूरी है वो कितनी है, d1, प्लस यहाँ पे आई बी हो जाएगा, कंडक्टर बी तक की दूरी हम निकाल रहे हैं। सो म्यू नॉट आई बी, म्यू नॉट आई सी डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन 1 अपॉन कंडक्टर ए से सी की जो दूरी है वो है d3। तो यहां से हम इंडक्टेंस निकाल सकते हैं ऑफ कंडक्टर ए। एल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई ए अपॉन आई ए, दैट इज इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाई करंट।
तो आई ए से हम कर देते हैं डिवाइड इस इक्वेशन को, तो हमें एल ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए अपॉन आई ए 1 हो जाएगा, एल एन 1 बाई आर डैश प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी अपॉन आई ए एल एन आई बी अपॉन आई ए एल एन 1 अपॉन डी 1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई सी अपॉन आई ए एल एन 1 अपॉन डी 3। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ए। तो सिमिलरली हम इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर बी भी निकाल लेते हैं। क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए अपॉन आई बी एल एन 1 अपॉन डी 1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी अपॉन आई बी क्या हो जाएगा 1, तो ये सेल्फ है तो ये आ जाएगा 1 बाई आर डैश प्लस म्यू नॉट आई सी अपॉन 2 पाई आई बी एल एन। अब आप देखिए यहाँ पे कैसे हम ये कर रहे हैं, बी और ए है तो बी और ए के बीच की डिस्टेंस हमें लेनी है। यहाँ पे आई सी और आई ए है तो कंडक्टर सी और ए की डिस्टेंस हमने ले लिया है। तो सिमिलरली हम फिर से सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे आई सी है ये आई बी है, मतलब कंडक्टर सी और बी के बीच की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा डी टू 1 अपॉन डी टू। तो ये क्या है इक्वेशन 2 इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर 2। सिमिलरली हम इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर सी निकाल लेते हैं, एल सी क्या आ जाएगा, जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसे मान लेते हैं हम, जो ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूं इक्वेशन एक्स। तो इक्वेशन एक्स को ही हम आईसी से अगर डिवाइड कर दें तो हमें इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर सी मिल जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए अपॉन आई सी एल एन, ए और सी के बीच की दूरी कितनी है d3, तो 1 अपॉन d3 प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी अपॉन आई सी, कंडक्टर बी और सी के बीच की दूरी कितनी है d2, तो ये आ जाएगा एल एन 1 बाई d2 एल एन 1 अपॉन d2 प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई सी अपॉन आई सी, मतलब कंडक्टर सी से कंडक्टर सी की दूरी मैंने क्या बताया था सेल्फ हमें लेना पड़ेगा, तो 1 बाई आर डैश। तो ये आ जाएगा इक्वेशन 3, राइट। अब इस इक्वेशन 3 या इस केस 2 से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि द इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ए is not equal to conductor B is not equal to inductance of conductor C। ये है for unsymmetrical spacing। unsymmetrical spacing, right। जब हमने सिमेट्रिकली स्पेस किया था तो हमने क्या देखा था, एल ए इज इक्वल टू एल बी इज इक्वल टू एल सी फॉर सिमेट्रिकल स्पेसिंग। राइट। तो कोई हमें डिसएडवांटेज मिल रहा है ये हमें चेक करना पड़ेगा। जब इंडक्टेंस सारे के सारे इंडक्टेंस इक्वल थे सिमेट्रिकल स्पेसिंग के केस में, और अभी जब हम अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे इंडक्टेंसेस क्या है बराबर अनइक्वल है। तो क्या हमें कोई डिसएडवांटेज मिल रहा है अगर इंडक्टेंस इक्वल नहीं है तो, चलिए देख लेते हैं। हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस ऑफ कम्युनिकेशन लाइन, उससे हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग हमारे लिए एडवांटेजियस है या सिमेट्रिकल स्पेसिंग।
तो लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन। मान लीजिए हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये है हमारी ट्रांसमिशन लाइन। और इसी के बगल से एक टेलीफोन लाइन जा रही है जिसे हम बोल देते हैं कम्युनिकेशन लाइन। यह है टेलीफोन लाइन या कम्युनिकेशन लाइन। इसी ट्रांसमिशन लाइन के बगल से एक टेलीफोन लाइन जा रही है जिसे हम बोल रहे हैं कि ये है कम्युनिकेशन लाइन। तो इस से कुछ ना कुछ करंट जा रही होगी, दैट इज आई ए। इससे कुछ ना कुछ करंट जा रही होगी, दैट इज आई बी। और इससे कुछ ना कुछ करंट जा रही होगी, दैट इज आई सी। तो ये आई ए करंट जब इस कंडक्टर में फ्लो हो रही होगी तो इसकी वजह से हमें एक फ्लक्स मिल रही होगी फाई ए। सिमिलरली इस करंट की वजह से हमें एक फ्लक्स मिल रही होगी फाई बी। और इस करंट की वजह से हमें एक फ्लक्स मिल रही होगी फाई सी। अब ये फाई ए, फाई बी और फाई सी जाके कम्युनिकेशन लाइन से लिंक करेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन ठीक उसके बगल से ही जा रही है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लक्स लिंकेज। सो फ्लक्स लिंकेज, मैंने आपको बताया था फ्लक्स लिंकेज क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इंडक्टेंस देखें तो क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय क्या, करंट। तो हम अगर साई ए निकालें, फ्लक्स लिंकेज बिकॉज ऑफ फ्लक्स बी, तो क्या हो जाएगा, एल ए इंटू आई ए, राइट। फ्लक्स लिंकेज बिकॉज ऑफ कंडक्टर बी कितना हो जाएगा, एल बी इंटू आई बी। फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू फॉर कंडक्टर सी इज इक्वल टू एल सी आई सी। तो हमारे पास तीन तरह की फ्लक्स लिंकेजेस हैं। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो इस कम्युनिकेशन लाइन को लिंक कर रही है, टोटल फ्लक्स लिंकिंग द कम्युनिकेशन लाइन, क्या हो जाएगा बताइए, साई टोटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी प्लस साई सी। साई ए क्या है, एल ए आई ए, प्लस साई बी हो जाएगा एल बी आई बी, प्लस साई सी हो जाएगा एल सी आई सी। ये हो जाएगा साई टोटल। मतलब टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो रहा है कम्युनिकेशन लाइन में, वो है साई टोटल। अब हमारे पास दो तरह की कंडीशन है, याद करिए, एक सिमेट्रिकल स्पेसिंग की, एक अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग की। तो वी नो दैट फॉर सिमेट्रिकल स्पेसिंग, सिमेट्रिकल स्पेसिंग, जब हमने सिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए, इसे ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। जब हमने सिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए इंडक्टेंस कैलकुलेट किया था तो हमें क्या मिला था, एल ए इज इक्वल टू एल बी इज इक्वल टू एल सी। मतलब तीनों कंडक्टर के या तीनों लाइंस का जो इंडक्टेंस था वो बराबर था। तो हमने इसे मान लिया तीनों है एल के बराबर। तो अगर सिमेट्रिकल स्पेसिंग की कंडीशन हम लगाते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, साई टोटल एल ए एल बी और एल सी को हम मान लेते हैं एल के बराबर, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो एल कॉमन आ जाएगा, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। और फॉर बैलेंस सिस्टम,
for balanced system IA plus IB plus IC बराबर 0। IA, IB और IC कितना है? 0 है फॉर बैलेंस सिस्टम। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा? 0। मतलब अगर हमारी लाइन सिमेट्रिकल है तो टोटल फ्लक्स जो ट्रांसमिशन लाइन की वजह से कम्युनिकेशन लाइन को लिंक करेगी वो कितना हो जाएगा? 0। टोटल फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू 0। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू 0। ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू 0 मतलब इसकी वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन की वजह से कम्युनिकेशन लाइन में करंट फ्लो होगी एक्स्ट्रा, वो कितनी हो जाएगी? 0। मतलब नो इंटरफेरेंस। means transmission line will not affect the communication line. ट्रांसमिशन लाइन कम्युनिकेशन लाइन को अफेक्ट नहीं करेगी। अब देख लेते हैं, अगर हमारे कंडक्टर अनसिमेट्रिकली स्पेस्ड हैं तो क्या होगा? नाउ what will happen if the conductors are not symmetrically spaced? अगर हमारे कंडक्टर्स सिमेट्रिकली स्पेस्ड नहीं है तो क्या होगा? LA is not equal to LB is not equal to LC। हमने अभी अभी प्रूव किया इसे। तो क्या टोटल फ्लक्स लिंकेज हमारे पास कितना आया है? LA IA प्लस LB IB प्लस LC IC। क्या ये टोटल फ्लक्स लिंकेज 0 हो जाएगा? नहीं होगा। इन नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि LA अलग है, LB अलग है और LC अलग है। टोटल फ्लक्स लिंकेज इज नॉट इक्वल टू 0। तो फैराडे लॉ की वजह से कुछ ना कुछ EMF इंड्यूस होगा और इस EMF की वजह से करंट फ्लो होगी, एक्स्ट्रा करंट। क्योंकि ये जब टोटल फ्लक्स लिंकेज इतनी फ्लक्स जाके कम्युनिकेशन लाइन को लिंक करेगी तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन लाइन में एक EMF इंड्यूस होगा, उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा करंट I फ्लो होगी। तो टोटल करंट अब कितनी हो गई कम्युनिकेशन लाइन में? टोटल करंट इन कम्युनिकेशन लाइन नाउ I जो अभी इंड्यूस हुई है प्लस मान लेते हैं IT दैट इज टेलीफोन लाइन की करंट पहले से थी उसमें। तो पहले करंट थी IT, अब कितनी हो गई है? I प्लस IT। तो करंट इंक्रीज हो गई विच विल affect the noise signal, which will affect the noise signal of communication line। या जो टेलीफोन लाइन बगल से जा रही है उसकी जो नॉइज सिग्नल है उसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो स्पेसिफाइड करंट थी पहले वो थी IT, अब ट्रांसमिशन लाइन की वजह से एक और करंट उसमें इंड्यूस हो गई है I, तो टोटल करंट बढ़ चुकी है, नॉइज सिग्नल आ जाएगा। करेक्ट। तो ये एक डिसएडवांटेज है, अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकली स्पेस्ड नहीं है तो हमें कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस मिल रहा है। तो हाउ टू डील विथ दैट? हाउ टू डील विथ इट नाउ? अब हम इसके साथ किस तरह से डील करेंगे? राइट तो ये जो डिसएडवांटेज है अनसिमेट्रिकल लाइन का वो हम रिमूव कर सकते हैं बाय ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन।
by transposition of transmission line। ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज करके हम ये जो डिसएडवांटेज है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिएगा ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं ट्रांसपोज्ड और अनट्रांसपोज्ड में अंतर क्या है। तो पहले जो अनट्रांसपोज्ड ट्रांसमिशन लाइन थी वो है ये ए, ये है बी, ये है सी, ए बी सी, यह है अनट्रांसपोज्ड। मान लेते हैं कि ए बी और सी के बीच की दूरी अलग अलग है, तो ये अनट्रांसपोज है जो कि हमें कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस देगी। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन कैसे किया जाता है, देखिए ये कंडक्टर ए है तो हम उसे लेके आएंगे, स्टार्टिंग में देख लीजिएगा एक बार, हमारे पास 3 लाइंस हैं, यह है कंडक्टर ए, यह है कंडक्टर बी, यह है कंडक्टर सी। तो कुछ दूर जाने के बाद कंडक्टर ए को कंडक्टर बी की जगह ले आइए। तो अब कुछ दूर चलने के बाद जो कंडक्टर ए है वो कंडक्टर बी की जगह पे आ चुका है। जो कंडक्टर बी है सिमिलरली कंडक्टर सी की जगह आ चुका है, और कंडक्टर सी जो है वो कंडक्टर ए की जगह आ चुका है, सी, और ये हो जाएगा बी, ये ए हो जाएगा क्योंकि अब बी की जगह कौन है, ए। फिर कुछ दूर चलने के बाद हम क्या करेंगे, कंडक्टर सी को ले आएंगे कंडक्टर ए की जगह, कंडक्टर ए को ले आएंगे कंडक्टर बी की जगह, और कंडक्टर बी को हम लेके जाएंगे कंडक्टर सी की जगह। तो अब ये बी है, ये सी है, ये ए है। सिमिलरली फिर से कंडक्टर बी को हम लेके आएंगे सी की जगह, कंडक्टर सी को लेके आएंगे हम ए की जगह, और कंडक्टर ए को लेके जाएंगे हम बी की जगह। तो अब ये हो जाएगा ए, ये सी और ये बी। तो आप देख सकते हो फिर से हम उसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जिस पोजीशन से हमने स्टार्ट किया था, ए बी सी, ए बी सी, राइट। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन of line, correct? By using transposition of a line we can remove communication interference। ट्रांसपोज करके हम कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस को हटा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस हो किस वजह से रहा था कि सारे इंडक्टेंसेस बराबर नहीं थे। तो ट्रांसपोजिशन करने की वजह से अगर सारे इंडक्टेंसेस बराबर हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस है वो हट जाएगा। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोज करने के बाद जो इंडक्टेंसेस हैं वो बराबर होते हैं कि नहीं। अगर इंडक्टेंसेस बराबर हो जाते हैं तो हमने प्रूव किया है कि अगर इंडक्टेंसेस बराबर हैं तो टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, जीरो। ईएमएफ इंड्यूस उसकी वजह से जीरो, तो करंट भी जीरो, मतलब करंट पहले की जितनी ही कम्युनिकेशन लाइन में फ्लो होती रहेगी, राइट। तो चलिए ट्रांसपोजिशन की वजह से देखते हैं कि इंडक्टेंस बराबर होता है कि नहीं। मान लेते हैं कि अभी हमारा एक कंडक्टर था यहाँ पे, एक कंडक्टर है यहाँ पे, और एक कंडक्टर है यहाँ पे।
ये है कंडक्टर ए, ये है कंडक्टर बी, ये है कंडक्टर सी, ये है डिस्टेंस d3, ये है जो डिस्टेंस ये है d1 और ये डिस्टेंस है d2। अब हम क्या, मैंने आपको बताया था ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर की जगह पे रख देते हैं। तो ये कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3। तो हमने अब क्या कर दिया, कंडक्टर ए की जगह कंडक्टर सी को रख दिया है, कंडक्टर बी की जगह कंडक्टर ए को, कंडक्टर सी की जगह कंडक्टर बी को। पर जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, ये याद रखिएगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पोजीशन हमने सेम रखी है। ये है d3, ये अभी भी d3 है, ये है d1 और ये है d2। नाउ फिर से हम क्या कर देते हैं, पोजीशन इंटरचेंज। जो दूरी है वो वही रहेगी, राइट। आप देख सकते हो ये वाली डिस्टेंस थी d1, तो ये वाली डिस्टेंस अभी भी d1 है। अब ये हो जाएगा कंडक्टर बी, ये हो जाएगा कंडक्टर सी, ये हो जाएगा कंडक्टर ए। तो ये है d3, ये है d1, ये है d2, राइट। तो चलिए अब निकालते हैं इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ कंडक्टर ए। हम निकालते हैं एल ए इज इक्वल टू वॉट। तो एल ए निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, साई ए। तो साई ए हमारी जो कंडक्टर ए की पोजीशन है वो तीन जगह चेंज हो रही है। पहले कंडक्टर ए यहाँ पे था, फिर अब यहाँ पे है, फिर अब यहाँ पे है। तो हमें तीन फ्लक्स लिंकेजेस निकालनी पड़ेगी हर पोजीशन के लिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं साई ए वन। साई ए वन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन, ए की खुद की वजह से जो डिस्टेंस है, या 1/r' हम उसे बोल सकते हैं, प्लस म्यू नॉट आई बी आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन। अब कंडक्टर ए से कंडक्टर बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, फिगर 1 को देखिए, मैं फिगर लिख देता हूं यहाँ पे, फिगर 1, फिगर 2, ये हो जाएगा फिगर 3। तो अभी हम फिगर 1 की वजह से फ्लक्स लिंकेज बिकॉज ऑफ कंडक्टर ए निकाल रहे हैं। तो ए से बी तक की जो दूरी है वो है d1। तो ये हो जाएगा 1/d1 प्लस म्यू नॉट, ये हो जाएगा आई सी अपॉन 2 पाई एल एन 1 अपॉन कंडक्टर ए से सी तक की दूरी फिगर 1 में कितनी है, d3। तो ये हो जाएगा d3। अब फिगर 2 की बात करते हैं, फ्लक्स लिंकेज बिकॉज ऑफ कंडक्टर ए फॉर सेकेंड पोजीशन। तो म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, हमें आई ए निकालना है, मतलब कंडक्टर ए से खुद की दूरी क्या हो जाएगा, 1/r' प्लस म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई एल एन, कंडक्टर ए से कंडक्टर बी तक की दूरी अब कितनी है, फिगर 2 में कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की दूरी है d2। तो ये हो जाएगा 1/d2 प्लस म्यू नॉट आई सी अपॉन 2 पाई एल एन, कंडक्टर सी तक की दूरी कितनी है, 1/d1, आप चेक कर लीजिएगा। अब हम निकालते हैं पोजीशन 3 के लिए फ्लक्स, पोजीशन 3 के लिए कंडक्टर ए की वजह से फ्लक्स लिंकेज। तो पहले कंडक्टर ए की बात करते हैं, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन, खुद से डिस्टेंस 1/r'
प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी एल एन। अब आप चेक करिए, कंडक्टर ए से बी तक की दूरी फिगर 3 में कितनी है, d3, 1 बाई d3 प्लस म्यू नॉट आई सी अपॉन 2 पाई एल एन, 1 अपॉन ए से सी की दूरी कितनी है, d2। अब हमारे पास 3 फ्लक्स लिंकेजेस मिल रही हैं, तो अगर हमें कंप्लीट एक फ्लक्स लिंकेज निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनका एवरेज ले सकते हैं। अगर हम इन तीनों का एवरेज ले लें तो हमें कंडक्टर ए की वजह से कंप्लीट फ्लक्स लिंकेज मिल जाएगा। तो साई ए क्या हो जाएगा, साई A1, साई A2, साई A3 डिवाइडेड बाई 3। तो सभी को ऐड करके अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, चेक करिए, हमें वही सारी चीजें मिल जाएंगी फिर से। देखिए कैसे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो अगर हम लेमन तरीके से बोलें तो इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है, यही तो है इक्वेशन 4, मतलब सभी का एवरेज। तो ये टर्म तो सेम है और ये टर्म हमारी 3 बार आ रही है, तो अगर हम इसको 3 बार ऐड करके 3 से डिवाइड कर दें तो वही सेम चीज मिल जाएगी। तो साई ए का जो पहला टर्म है हमें क्या मिलेगा, साई ए का पहला टर्म मिल जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन 1 बाई आर डैश प्लस, अब चेक करिए ये 3 टर्म, ये वाले 3 टर्म, इन 3 टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा। तो इस टर्म को कॉमन ले लीजिए, तो हमें मिल जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई और 3 का ये जो डिवीजन है तो ये आ जाएगा 1 बाई 3 एल एन 1 बाई d1, और यहाँ से हम अगर कॉमन लेते हैं तो होल में आ जाएगा कॉमन 1 बाई 3 एल एन 1 बाई d1 प्लस एल एन 1 बाई d2 प्लस एल एन 1 बाई d3 प्लस थर्ड टर्म क्या मिलेगा हमें, थर्ड टर्म में ये वाले टर्म कॉमन आ जाएंगे और बचेगा क्या, एल एन 1 बाई d1, एल एन 1 बाई d2, एल एन 1 बाई d3। सो म्यू नॉट आई सी अपॉन 2 पाई 1 बाई 3, ये 3 सेम आ जाएगा एल एन 1 बाई d1 प्लस एल एन 1 अपॉन d2 प्लस एल एन 1 अपॉन d3। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, जब लॉग वाले टर्म्स एडिशन में होते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। सो म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन 1 बाई आर डैश प्लस म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई 1 बाई 3, ये एल एन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन d1 d2 d3 प्लस म्यू नॉट आई सी अपॉन 2 पाई 1 बाई 3 एल एन 1 अपॉन d1 d2 d3। अब इस 1 बाई 3 को हम हटा के इस लॉग के रूट में कर सकते हैं, सिमिलरली इस 1 बाई 3 को हटा के इस लॉग के रूट में कर सकते हैं बाय लॉग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्यूब रूट, ये हमें मिल जाएगा क्यूब रूट, तो यहाँ से 1 बाई 3 को हटा दीजिए। तो इसको और सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करके लिखिए इसे,
यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं कुछ टर्म्स। तो साई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन 1/r डैश प्लस, ये दोनों जो टर्म है इसमें से बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिल जाएंगी। कौन कौन सी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ d1 d2 d3, और ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाएगा, आई बी प्लस आई सी। अब फॉर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आई बी प्लस आई सी प्लस आई बी क्या होता है, जीरो, या आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू जीरो। तो आई बी प्लस आई सी क्या हो जाएगा, माइनस आई ए। तो आई बी प्लस आई सी को हम माइनस आई ए लिख सकते हैं। तो साई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन 1/r डैश। अब आई बी प्लस आई सी को हम लिख देते हैं माइनस आई ए। तो माइनस म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन 1 अपॉन d1 d2 d3। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कॉमन आ जाएगा, साई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, बचेगा क्या ब्रैकेट में, एल एन 1/r डैश माइनस एल एन 1 अपॉन क्यूब रूट d1 d2 d3। लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, ये आ जाएंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो साई ए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन, ये ऊपर चला जाएगा, क्यूब रूट ऑफ d1 d2 d3 डिवाइडेड बाई r डैश। तो हम यहां से एल ए निकाल सकते हैं। हमें पता है एल ए क्या होता है, साई ए डिवाइडेड बाई आई ए। तो यहाँ से एल ए हम निकालेंगे तो आई ए वाला टर्म हट जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन d1 d2 d3 डिवाइडेड बाई r डैश। तो ये ऊपर वाला टर्म ही तो, इसी को तो हम जीएमडी बोलते हैं। कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो जीएमडी का यही तो फॉर्मूला आ रहा था। और नीचे वाला जो टर्म है इसी को जीएमआर बोला जाता है। तो हमें एल ए की वैल्यू मिल गई। जब आप एल बी और एल सी को निकालोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि D1 D2 और D3 तो चेंज होने वाला नहीं है, और सभी कंडक्टर्स का जो रेडियस है वो बराबर है। तो आर डैश क्या होता है, मैंने बताया था 0.7788 इंटू आर, सभी का आर सेम है। तो आपको एल ए इज इक्वल टू एल बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एल सी। तो अब एल ए इज इक्वल टू एल बी इज इक्वल टू एल सी के लिए कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस मिल रहा था क्या, नहीं मिल रहा था, जीरो। तो हम यहाँ से कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ से मैं नोट लिखवा देता हूँ, we can eliminate the communication interference by transposing the transmission line। राइट। तो ये आपका जो इंडक्टेंस वाला पार्ट है वो पूरी तरह से, और हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन
line, right? So thank you very much.